अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलसी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696333333 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज JN सिंह, फैकल्टी ऑफ GS मेजर कलसी क्लासेस। बेटा एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह कलेक्शन लेकर आया हूं, जिसे आप मॉडल पेपर के नाम से जानते हैं। और मेरा ये पूरा प्रयास है कि ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर जगह दिया जाए जो आपके एग्ज़ाम में, आपकी परीक्षा में आ सके। और अब आइए देखिए बेटा, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार कांग्रेस अध्यक्ष कब बने? व्हेन डिड जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस फॉर फर्स्ट टाइम? तो बेटा इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी, 1929 में। तो यहाँ पर बेटा अगर हम लोग बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो यहाँ 4 ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जहाँ तक आप बात करेंगे, आप भारत के एक महान स्वतंत्रता संग्राम और यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण नेता थे। और आपकी कई किताबें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जैसे इंडिया डिस्कवर्ड या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एवं आपसे पूछा जाता है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री तथा हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, इन्हें आप याद किए रहिएगा। और आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहली बार 1929 में यह अधिवेशन हुआ करता है लाहौर में। कहाँ हो रहा बेटा? लाहौर में। और आपने अध्यक्षता की, जबकि यहाँ पर ऐसा भी इतिहास में बताया जाता है कि यहाँ का अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने का प्रावधान मन बनाया गया था MK गांधी जी को, लेकिन उन्होंने युवाओं को मौका दिया जाए शब्द कहते हुए इन्हें निर्वाचित करवाया या इन्हें चुना गया। और इसी को कहा जाता है कि MK गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु क्या, अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी अर्थात जो गांधी जी हैं, अपना कुछ छाया, अपनी कुछ दृष्टि इन्हीं में देखा करते थे। तो ऐसी स्थिति में बेटा ये तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू 1936 के भी कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद को संभाला। और इस समय अधिवेशन आयोजित किया गया था लखनऊ में, यूपी के लखनऊ में आपने अध्यक्षता की। और इसी के तुरंत बाद 1937 ईस्वी में कांग्रेस का अगला अधिवेशन आयोजित किया गया फैजपुर में, जो कि कहा जाता है कि कांग्रेस के पूरे इतिहास में पहली बार गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था। तो ये बेटा ये टोटल जानकारी आप याद किए रहिएगा। टोटल का टोटल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ करता। इसी के बाद कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा बेटा देखिए, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में किसे चुना गया? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी पंडिता रामाबाई, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर बेटा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हुआ करती। और यदि इससे देखा जाए बेटा, तो यहाँ आपके लिए बारंबार प्रश्न पूछा गया। इसका करेक्ट जवाब क्या है? ऑप्शन डी। और सरोजिनी नायडू आपको
कहा जाता है कि यूपी का स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर या राज्यपाल होने का गौरव भी हासिल है, तथा आपको भारत की बुलबुल के नाम से जाना जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। यदि आप कांग्रेस के इतिहास को बेटा झांकेंगे तो जब महिला के नाम पर अध्यक्ष की बात आती है तो 3 डेट को आप रटे रहिएगा, जैसे 1917 ईस्वी व 1925 एडी, अगला 1933 एडी। तो ये जो 3 समय है, इसमें 1917 में कहा जाता है कि कलकत्ता में, जिसका आधुनिक नाम कोलकाता है, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है, यहाँ पहली बार कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनने का श्रेय जाता है श्रीमती एनी बेसेंट को। आप आयरलैंड की मूल निवासी हैं, इसीलिए आपको आयरिश महिला भी कहा जाता है, और आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम कांग्रेस की अध्यक्ष, प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष भी हुआ करती हैं। अगला 1925 में अभी आपने देखा कि सरोजिनी नायडू को बनाया गया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय महिला अध्यक्ष हैं, लेकिन भारत की इस कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। और आपको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता। सारी बातें इंपॉर्टेंट बिंदु मैंने आपको बता दिया। और अब बारी आती है 1933। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि नलिनी सेन गुप्ता जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, और स्वतंत्रता से पूर्व आप नलिनी सेन गुप्ता कांग्रेस की अंतिम महिला अध्यक्ष हुआ करती। लेकिन अगर पूरे इतिहास में, जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने का भारत और स्वतंत्र भारत, इसका मतलब टिल सो फार, जब आप देखेंगे कि कुल कितनी महिला अध्यक्ष हुई, तो आप कह सकते हैं 5 हुई। 1 इंदिरा गांधी और सोनिया, 2 स्वतंत्रता के बाद हुई, और 3 स्वतंत्रता से पूर्व हुई। तो यहाँ बेटा वही इंग्लिश में भी लिखा गया, हु वाज फर्स्ट इंडियन वुमेन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस इन 1925। तो इसका करेक्ट जवाब बेटा क्या है? ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए, ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ देखें आप, मानव दुर्व्यापार एवं बेगार का प्रतिषेध किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, या अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड अनपेड लेबर इज प्रोहिबिटेड। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 23, आर्टिकल 23 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आप ये जानिएगा, जैसे ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये टोटल 23 आर्टिकल्स में दिए गए हैं, जिसमें आपको याद करना होगा 14, 15, 16, 17। तो जैसे 17 भी आपके यहाँ बहुत पॉपुलैरिटी हासिल किया एग्जाम में आने की दृष्टि से। इसमें अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है, और जहाँ तक 18 की बात है तो उपाधियों का अंत। तो इसे बेटा आपको देखना पड़ेगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेन लैंड। तो यहाँ पर बेटा कहा जाता है कि जो हमारा भारत देश है, इसका सपोज दैट दिस इज योर इंडिया। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका भारत है, और इसमें एक अगर हम रफ मैप ड्रा करें, तो जैसे यहाँ पर ड्रा करने पर ये पता चलेगा, थोड़ा से हम लोग और हट के इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये रहा है आपका भारत,
और ये जो इंडिया है, इस इंडिया के बारे में ये कहा जाता है कि भारत की सीमा किससे लगती है, वाटर से भी और लैंड से भी। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि ये हमारा है मेनलैंड, और इस मेनलैंड का स्टार्टिंग पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट है, और इसका नॉर्थ में पॉइंट 37 डिग्री 6 मिनट है। यह मेनलैंड का नॉर्दर्न मोस्ट है, वैसे भी नॉर्दर्न मोस्ट, और यही इसी को आप कहते हैं मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु, जिसे आप केप केमोरिन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? केप केमोरिन। और इसी का दूसरा नाम है कन्याकुमारी। क्या कहते हैं डियर? कन्याकुमारी। लेकिन यदि ओवरऑल पूछा जाता तो इससे भी साउथ में अंडमान निकोबार में ही 6 डिग्री 45 मिनट पर हमारे देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थित हुआ करता है, जिसे आप इंदिरा पॉइंट कहते हैं। तो लेकिन इस प्रश्न के अनुसार आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? तो आपका करेक्ट जवाब है यहाँ पर केप केमोरिन। ये ऑप्शन में ना भी होता तो यहाँ कन्याकुमारी लिखने पर भी इस प्रश्न का आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। इसी के साथ बेटा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? हु प्रिपेयर्स द जियोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट जवाब है, ये सब एकदम नॉलेज बेस्ड है बेटा, तो इसका भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसका मतलब सर्वे ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा बेटा? ऑप्शन डी। और इसी के साथ आगे हम लोग फिर मिलेंगे बेटा। आज इतना ही। थैंक्स बेटा। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू माय डियर। थैंक्स। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। जय हिंद एवरीवन। आप सभी का मेजर कलसी क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं विजय मौर्य आपके लिए एक मॉडल पेपर लेके आया हूँ, जिस मॉडल पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग। आपका पहला क्वेश्चन आपका है, एक क्लब के प्रत्येक सदस्य ने सदस्यों की संख्या के 3 गुने से 10 रुपये अधिक का अंशदान किया। यदि कुल अंशदान रुपये 3000 रुपये रहा हो तो आपसे क्वेश्चन होता है कि मेंबर्स कितने थे, सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अब आप ज़रा सोचिए, अगर कुल मेंबर अगर आप क्या करें, कुल सदस्य को अगर आप x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो प्रत्येक सदस्य की जो शेयरिंग थी, यानी प्रत्येक सदस्य का जो अंशदान होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो क्या था? 3 गुने से 10 अधिक था। कितना था? 3 गुने से 10 अधिक था। इसका मतलब है कि 3 गुना ये हो गया 3x, इससे 10 अधिक था। इतना था प्रत्येक सदस्य ने दिया। तो कुल कितना अंशदान होगा? तो आप क्या करेंगे, प्रत्येक सदस्य के में क्या करेंगे, जितने सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य जितना अंशदान दे रहा है, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका क्या आ जाएगा, टोटल दान में आ जाएगा। कितना है? ये दिया है आपका 3000 रुपये। यहाँ पर देखिए 3000 रुपये। अब आप क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम देखते हैं कि इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाइड कर सकता है। तो देखिए, अगर आप क्या करेंगे, अगर यहाँ x की वैल्यू अगर आप 3 रखेंगे, क्योंकि x वैल्यू 30, क्योंकि x आपका क्या थे, नंबर ऑफ मेंबर्स थे।
अगर नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ देखिए अगर 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30, 3 था ही आपका प्लस 10, ये 90 प्लस 10 क्या हो गया 100 और ये 30 यानी 3000 आ जाएगा। यानी एक चीज़ तो क्लियर हो कि ऑप्शन से भी आप निकाल दिए तो इसका मान कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। लेकिन विदाउट ऑप्शन अगर आप इसको करने की बात करते हैं तो देखिए ये आपका 3x² हो गया, आपका ये 10x माइनस क्या हो जाएगी 3000 इक्वल टू 0 हो गया। अब आप यहाँ पर बात करें अगर इसको आप सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो 3x² हो गया, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे हम -90x लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे 100x कर देंगे, -3000 कर देंगे इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप 3x कॉमन करोगे तो x -30 मिलेगा और यहाँ से जब आप 100 कॉमन करेंगे तो x -30 मिल जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ देखिए क्या मिलेगा x -30 हुआ और आपका 3x + 100 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। आइदर दिस आर दिस, तो यहाँ से x की वैल्यू एक मिल जाएगा 30 और एक x की वैल्यू हो जाएगी -100/30। ये तो नॉट एक्सेप्टेबल है। इस बेस से भी आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आप चलते हैं बेटा। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इसका आपसे स्क्वायर रूट पूछा गया है। क्या पूछा गया है? स्क्वायर रूट ऑफ 4.9/1 12.1 पूछा गया है। और अगर देख रहे हैं डेसिमल की पोजीशन देखते हैं तो दोनों में सेम है, इसको आप 49/121 कर सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट आप जानते हैं 7 होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 7/11 आपका ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आप अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखते हैं क्या पूछा है। ये सर्च एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन करना है इसका। अब आप देखिए पहले आप जानते हैं पहला वर्क आप क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर्स को हम लोग रेशनलाइज करते हैं। तो पहले टर्म को रेशनलाइज करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, इसमें आप √7 - √5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जब √7 - √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका √7 का होल स्क्वायर -√5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस हुआ, ये 7 इसको भी जब हम रेशनलाइज करेंगे तो इसको हम √12 प्लस क्या है √5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा √12 का होल स्क्वायर -√5 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए ये आपके पास है माइनस के बाद ये है 5। फिर यहाँ पर इसको जब आप रेशनलाइज करने की बात करेंगे तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे √12 प्लस √7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √12 का होल स्क्वायर -√7 का होल स्क्वायर, ये हो गया। चलिए फिर देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए √7 माइनस √5 आपको क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा और ये 2 से कैंसिल हो गया, आपको मिलता है फाइनली √7 माइनस √5। ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड टर्म की बात करिए, यहाँ पर देखिए फाइनली आपका 12 - 5 मिलेगी, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर आपको क्या मिला √12 प्लस √5 मिल गया, ठीक है। माइनस की बात करते हैं, देखिए इसको आप इससे जब कैंसिल करेंगे ये माइनस साइन के साथ है, ब्रैकेट में आपको मिलेगा क्या, ब्रैकेट में आपको मिलेगा √12 प्लस √7 मिल गया। ब्रैकेट जैसे यहाँ का ओपन करते हैं, देखिए तो ब्रैकेट जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए ये क्या होगा, ब्रैकेट तो क्लोज हो जाएगा लेकिन ये साइन भी इसका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखिए कैंसिल करिए, ये इससे कैंसिल होगा बेटा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, फाइनली क्या मिल जाएगा, इसका आंसर 0। ऑप्शन डी आपका सही हो गया। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आप आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास है, ये क्या है, ये HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपका है 3 अंक की बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो पूर्ण वर्ग भी हो और 10 बार 15 25 से टोटल क्या हो डिवाइड भी हो। तो इसी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं 10 15 25 का क्या करते हैं आप LCM निकालते हैं। LCM जब आप इसका निकालेंगे
तो देखिए आपको एलसीएम क्या मिलता है। बाय डिवीजन मेथड अगर आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 10, ये 15, ये आपका 25 हो गया। देखिए आप पहला काम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, ये आपका 5 हुआ, ये आपका 15 हुआ, ये आपका एट लास्ट 25 ही रहेगा। फिर यहाँ आप 3 से करते हैं, ये आपका 5 ही होगा, या 3 5 जा हो गया, ये आपका क्या होगा 20 हो गया। फिर आप 5 से ये 25 ही रहेगा। फिर आप 5 से जब आप करते हैं, देखिए 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, और ये क्या हो गया कि 5 हो जाएगा। एज यू नो जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम लिखेंगे 2 × 3 × 5 × 5। एलसीएम देखिए आपको मिल जाएगा। एलसीएम की बात करते हैं तो आपको 150 मिलता है, लेकिन 150 जो मिलता है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसके लिए क्या करना होता है, यानी इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में पेयर आपको दिखना चाहिए। ये पेयर दिख रहा है इसलिए इससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दिखता है 2 और 3। अब इसको अगर आपको पेयर बनाना हुआ तो इसका मतलब इसमें हम 1 2 से और मल्टीप्लाई कर लें और 1 3 से मल्टीप्लाई करें तो इनका भी पेयर बन जाएगा। यानी 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया। यानी अगर हम 150 में डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 900 हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं 930 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जब हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति का पहले 5 माह का औसत व्यय दिया है। पहले 5 माह का औसत व्यय दिया है, इसका मतलब है 5 माह का अगर आप कुल व्यय निकाल दें, क्या निकाल दें, कुल उसका खर्च निकालेंगे, 5 × 120 करेंगे जो आपको 600 रुपये हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि अगले 7 माह का कुल व्यय अगर आप निकालेंगे तो एक दिन का कितना था उसका 130 था, तो आपको क्या हो गया 13 7 91 यानी 910 रुपये का हो गया। ये बात समझ गए। यहाँ पर इसको अगर आप ऐड करते हैं तो 0 हुआ, ये 9 हुआ और 9 6 15 हो गया। 1510 रुपये वो मंथली खर्च करता है, सॉरी एक साल में ईयरली वो 1510 रुपये खर्च करता है। फिर आपसे पूछता है कि औसत व्यय सॉरी यदि वह वर्ष भर में केवल 290 रुपये बचाता है, 290 रुपये बचाता है, तब आपसे वो पूछा जाता है कि उसकी मासिक आय क्या है। तो जरा सोचिए, अगर कुल आय उसकी हम निकालें तो कुल आय में क्या होता है, आय में मीन्स हो गया जितना खर्च किया जितना बचाया, टोटल आप जोड़ते हैं। तो आप जानते हैं 1510 से आपके पास था ही, 290 आपने जोड़ लिया, कितना हुआ 90 1 100 हुआ, 15 2 17 हुआ, 1 18 यानी 1800 रुपीज वो साल भर में कमाता है, उसकी टोटल इनकम। अगर उसकी मासिक औसत आय पूछी गई है, क्या पूछी है, औसत आय पूछी गई है, कहाँ, मासिक, यानी महीने में एवरेज ओवरऑल कितना वो कमाता है, तो सीधे सीधे आप जानते हैं 1800 होता है टोटल, और एक साल में आपका 12 महीने होता है। इससे जब आप डिवाइड करते हैं तो 150 रुपये पर मंथ उसकी इनकम होती है। इस बेस पे जब आप देखेंगे तो आपको जो आंसर दिखेगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। ये परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है कि एक नगर में 100% लोग 40% लोग अशिक्षित हैं और 60% गरीब हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। अगर हमने मान लिया कि उस गांव में 100 लोग थे तो इसमें से पहली चीज़ क्लियर हो गई, 40% लोग क्या हैं, अशिक्षित हैं। अशिक्षित है कितना, 40% लोग। अब बात आती है फिर 60% लोग गरीब भी हैं, यानी इसी 100 में से 60% लोग क्या हैं आपके, ये गरीब हैं। इसका मतलब अगर धनवान की बात मैं करूं तो 40% लोग क्या हैं, यही धनवान हैं। और आगे क्या देखता है, धनवान लोगों में 10% अशिक्षित हैं। धनवान लोगों में
10% अशिक्षित हैं। यानी अगर इनका धनवान अशिक्षित धनवान अगर हम निकाल दें, क्या निकाल दें, अशिक्षित धनवान अगर आप निकालेंगे तो 40 का अगर आप 10% निकालोगे तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब आपका बात होता है, क्या बात होती है, देखिए ये आपको बताया मैंने कि यह 100 में 60 गरीब हो गए और कितने हो गए, 100 में 60 गरीब हो गए और आपको पता है कि 40 क्या हो गए, धनवान हो गए। यहाँ तक क्लियर हो। फिर आपसे उसने क्वेश्चन क्या कहा कि गरीब जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं, गरीब जनसंख्या का कितने लोग अशिक्षित हैं। तो जरा आप देखिए, जब 100 में टोटल 40% लोग क्या थे, अशिक्षित थे, उस 40% अशिक्षित में 4% धनवान वाले भी अशिक्षित थे। तो गरीब अशिक्षित कितने हो गए, जो गरीब अशिक्षित हैं यानी अनएजुकेटेड हैं वो कितने हो गए, 40 - 4 हो गए यानी 36 हो गए। और अब आपसे पूछा गया है गरीब जनसंख्या का, तो गरीब जनसंख्या कितनी हमारे पास है, 60, यानी आप लिखोगे 36/60 इंटू जब आप 100 करेंगे और ये आपका परसेंट का साइन हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 6 जा 36 हुआ, 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ये 60% हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि अब आपका ऑप्शन बी इज राइट हो गया। क्या हो गया, बी सही हो गया भाई। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, ये भी प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैसे है, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड है। एक समान मूल्य की 3 शर्तों में से, तो भाई जरा समझो 3 शर्त हैं। अगर मान लीजिए ABC आपने 3 शर्त ले लिया, जबकि कास्टिंग क्या है, सेम है, जिसको आपने कह दिया 100 कह दिया, फिर क्या कह रहे हैं, 2 शर्टों को 20% लाभ पर भाई, यानी 2 शर्टों को, इसको अगर हम बेचेंगे तो 120 में बेचेंगे, इसको बेचेंगे तो 120 में बेचेंगे, और तीसरे पर 17 यानी 117% हो जाएगी। ये हो गया शुद्ध लाभ परसेंट आपको बताना है। शुद्ध लाभ परसेंट का मतलब देखिए, 20 रुपये यहाँ से मिला, 20 रुपये यहाँ से मिला, 17 रुपये यहाँ से मिला, कितना आ गया, 57 आ गया। और के 57 रुपये जो लाभ मिलेगा कितने मिल रहा है, 300 पे मिल रहा है भाई। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंट में आपका आंसर हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 19%। क्या हो गया, 19%। ऑप्शन सी इज राइट हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात जब हम करते हैं, देखिए 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की, यानी CI से कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है भैया। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा गया, 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 लाख रुपए पर 10,000 रुपये पर 1/2 वर्ष में ब्याज की गणना करनी है, जबकि उसका त्रैमासिक क्या है, कैलकुलेशन होता है ब्याज का। तो देखो ये एक फार्मूला आप जानते हैं, सीधे सीधे अगर हम फार्मूले की बात करते हैं, फार्मूला आप ये जानते हैं कि CI बराबर आप लिखते हैं, P लिखते हैं, मीन ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n - 1 लिखते हैं। ये आपका CI का कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, क्वार्टरली उस चीज को कैलकुलेट किया जा रहा है। क्वार्टरली के केस में आप जानते हैं रेट 4 टाइम्स कम हो जाता है और टाइम क्या होता है, 4 टाइम्स बढ़ जाता है। यानी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, देखिए आपके पास है कितना, ये है 10,000 हो गया। यहाँ पर 1 + R की वैल्यू हमने कर दी 16/4/100 हमने कर दिया, और टाइम 1/2 की इंटू 4 किया। 4 क्यों कर रहे हैं, रेट चौथाई हो जाता है बेटा, 1/4 हो जाता है, क्योंकि क्वार्टरली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। इसका 4 और टाइम 4 गुना कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 चौथाई होते हैं। ठीक है बेटा, यानी 4 तिमाही जिसको आप कहते हैं। यहाँ पर -1 कर दिया, ये आपका हो गया। यहाँ से तो आपको 2 मिल जाएगा, यहाँ से आपको 4 मिल जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 25 मिल गया। यानी अगर मैं बात करता 1 2 3 4 की, तो यहाँ देखो 25 1 25 1 26, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 26 × 26 - 25 × 25 हो गया बेटा, अपान क्या हुआ
25 इंटू 25 हो गया, यहाँ से आपको 51 मिलेगा। क्या मिलता है? 51 हो जाएगा। 51 अपान 25 इंटू 25 हो गया बेटा। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, हमको मिल जाता है 816, यानी ऑप्शन आपका क्या है? डी से राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए दो नल हैं। क्या है? दो नल हैं जो किसी टंकी को पृथक पृथक यानी अलग अलग समय में 6 मिनट और 7 मिनट में भर सकते हैं। यदि नल को बारी बारी से ओपन किया जाए तो ये देखना होगा टंकी कितने समय में भर जाएगी। ये आपसे क्वेश्चन है। तो ज़रा देखिए, अगर दोनों नल एक साथ काम करें, दोनों नल अगर बात मैं करता हूँ बेटा एक साथ काम करने, तो कितनी देर में टंकी भरेंगे? यानी 1/6 प्लस 1/7 की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए कितना आता है? 42 हो जाएगा। ये 7 + 6 हो जाएगा, यानी 13/42 मिल गया। क्या मिल गया? 13/42 मिल गया। सॉरी, अब यहाँ देखिए पूरा भरने में दोनों नल एक साथ अगर करते तो उसको भरने में जो समय लगेगा वो 42 क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। सॉरी, क्या आ जाएगा बेटा? ये आपका दोनों नल कितने भर रहे हैं? 13/42 भर दिए। अब आप जरा सोचिए, पूरा भाग 42 है, 13 भाग ही वो लोग भरते हैं। क्या करते हैं? पूरा भाग आपका कितना है? 42, और भरते कितना वो लोग? 13। ये बात आप समझ गए। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, जरा सोचिए कि 1 मिनट इसको 1 मिनट इसको, दोनों को हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ऐड कर देंगे भैया। तो 2 मिनट में क्या मिल जाएगा? अगर 2 मिनट की बात करता हूँ तो ज़रा सोचिए कि अगर 42 आपको भरना है, अगर चाहिए कितना? 42, भरता कितना? 13। तो मैं अगर इस बात को करूँ 13 इंटू 13 प्लस 13 किया तो कितना हो गया? 39 पार्ट आपके ख़त्म हो गए, और बचेगा कितना? 3/42 बचेगा। अब आप ज़रा सोचो कि इतना भाग जो ये भरने में लग रहा है समय, उसको कितना? इसका, ठीक है, इसका और फिर इसका, इतना भाग भरने में, इसको भाग भरने में कितना लग रहा है? उसको 2 मिनट का। इसको भरने में कितना लग रहा है? 2 मिनट का। इसको भरने में कितना लग रहा है? 2 मिनट का, यानी 2 यानी कितना? वो 6 मिनट तो हो गया। लेकिन अभी टंकी का इतना पार्ट क्या है आपका? खाली है। इतना पार्ट खाली होने का मतलब क्या? ज़रा इसको अगर हम लोग कैलकुलेट भी कर लें, ये 3 1 के 3 हुआ, ये 3 हुआ, और क्या हुआ? ये इधर कितना बचेगा आपका? 3/42। सॉरी, ये 3/42 पार्ट अभी आपका खाली है। अब आप आगे करिए, यानी 6 मिनट तो श्योर हो गया, 6 मिनट तो अभी लग रहा है। इसके बाद भी 3/42 पार्ट अभी टंकी का खाली है। अब आप जरा सोचिए अगला मिनट किसका शुरू होगा? अगला मिनट जो शुरू होगा बेटा, वो किसका शुरू होगा? दोनों टंकी की जब हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे बेटा? जब हम दोनों की बात करें तो अगला पहले ये शुरू हुआ, फिर ये शुरू हुआ, फिर कौन चलेगा? अब जो चलेगा बेटा वो कौन सा चलेगा? 6 मिनट वाला भरेगा इसको कौन भरेगा? 6 मिनट। अब आप समझिए कि एक भाग भरने में उसे कितना समय लग रहा है? 6। एक भाग भरने में उसे कितना लग रहा है? एक भाग भरने में उसे कितना समय लग रहा है? 6 मिनट का लग रहा है भाई। तो आपसे 3/42 भाग भरने में कितना समय लगेगा? 6 का 3/42 आप करेंगे तो 6 7 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 7 42 हो जाएगा। बचेगा कितना आएगा? यानी 3/7 मिनट का समय उसे और लगेगा। अब 3/7 मिनट का समय और लग गया, और 6 मिनट का समय यहाँ था, तो टोटल टाइम जो लग जाएगा भाई वो 6 सही कितना लग जाएगा? 3/7 मिनट में वो दोनों नल उस टंकी को भर देंगे। तो यही आपका हो जाएगा बेटा। यहाँ से देखिए ऑप्शन सी आपका क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्राकार सतह का क्षेत्रफल। आप जानते हैं लंबवृत्तीय बेलन यही होता है, और लंबवृत्तीय बेलन के इस वक्राकार सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबवृत्तीय बेलन के वक्राकार सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πRh। क्या होता है? 2πRh। और इसके आयतन का जो संख्यात्मक मान है,
आयतन का जो संख्यात्मक मान के बराबर है। अब आयतन कितना होता है, आयतन इसका होता है, हम लिखते हैं हम लोग पाई आर स्क्वायर एच लिखते हैं। तो देखो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, एक आर इस आर से कैंसिल, यच से कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर यहाँ का आपको 2 यूनिट मिल जाएगा। तो आपसे बेस की रेडियस पूछी गई है, यानी आधार की त्रिज्या आपसे पूछी गई है। तो इस आधार की रेडियस कितनी हो गई आपकी, 2 सेंटीमीटर हो गई। तो चलिए आधार की रेडियस 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब है ऑप्शन आपका डी राइट होता है। ठीक है बेटा, बस आज के इस मॉडल पेपर में बस इतना ही। अगले वो कहते हैं कि बैटल ग्राउंड में वार वही जीतता है जो सही स्ट्रैटेजी से फाइट करता है। ठीक वैसे एग्जाम वही क्रैक करता है जो एक्यूरेट प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करता है। तो 15 साल के वास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हमने डिजाइन किया है फौज के एग्जाम को क्रैक करने का एक किलर प्लान, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सिक्योर कर सकते हैं सेना के किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क। तो एमकेसी के ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर 24/7, टीचिंग प्लान, चैप्टर वाइज ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, डेली असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट काउंटर, डेली क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, 1-to-1 गाइडेंस, एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स और डेली करंट अफेयर। 4.8 के गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग के साथ डिफेंस असेसमेंट की पहली पसंद। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, अभी डाउनलोड कीजिए एमकेसी लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से और बुक कीजिए अपनी फ्री डेमो क्लास। जय हिंद बेटा, मेजर कलसी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आइए डिफेंस के सपने को साकार करने के लिए एक मॉडल पेपर का अभ्यास करते हैं और सपने को साकार करते हैं। बेटा पहला प्रश्न हमारे आंखों के सामने दिया हुआ है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी। ऑप्शंस हैं हॉपकिंस, रॉन्जन, मार्कोनी या मार्स। तो अगर हम एक्स किरणों की बात करें तो एक्स किरणों की रॉन्जन ने की थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जब कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ पर अग्रसर रहता है तो तब उसमें उत्पन्न त्वरण उस पर किस दिशा में लगता है, केंद्र की ओर, स्पर्शी दिशा में, केंद्र से दूर या शून्य। जब कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ पर अग्रसर रहता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण उस पर किस दिशा में लगता है, वो हमेशा बेटा लगता है उसके स्पर्शी दिशा में। इसका आंसर होगा बी पार्ट। एक पिंड पृथ्वी की सतह पर विरामावस्था में है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही होगा। पिंड पर कोई बल नहीं लग रहा है, केवल पिंड का भार इस पर लगता है, नीचे की ओर लगने वाला कुल बल ऊपर की ओर लगने वाले कुल बल के बराबर है, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर कोई भी बॉडी यहाँ पे विरामावस्था में होती है तो इसका अर्थ ये होता है कि नीचे लगने वाला कुल बल ऊपर लगने वाले बल के बराबर होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा बेटा, सी पार्ट होगा। बेटा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए। परमाणु संख्या 14 वाले किस तत्व के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर इज 14। तो बेटा न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, तो संख्या कितनी होगी, 0 होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। अगर इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस के बाहर पूछता तब 14 होती। ठीक है, तो सवाल ये अच्छा है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, विच विटामिन इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी या विटामिन सी। बेटा विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। धन्यवाद। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलसी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद बेटा, मेजर कलसी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। अपने डिफेंस के सपने को साकार करने के लिए एक मॉडल पेपर का और अभ्यास करते हैं हम लोग। बेटा एक कंप्यूटर का मॉडल पेपर है। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज सोल्ड नंबर, द ब्रांड नेम इज पेंटियम। ओके, सो ऑप्शंस आर मोबाइल चिप, कंप्यूटर एंड माइक्रो प्रोसेसर। तो बेटा माइक्रो प्रोसेसर को इस नाम से बेचा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा लास्ट पार्ट। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं बेटा। सीपीयू का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट या कंट्रोल प्रोग्राम यूसेज। तो अगर हमें सीपीयू की बात करनी है तो जो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है बेटा वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसका आंसर ये पार्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ www। ऑप्शंस आर विंडो वर्ल्ड वाइड,
वर्ल्ड वर्किंग विंडो, वेब वर्किंग विंडो, ओके, वर्ल्ड वर्किंग वेब एंड द लास्ट इज वर्ल्ड वाइड वेब। तो WWW का फुल फॉर्म होता है बेटा वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसका आंसर होगा लास्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चले बेटा। हाँ, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, पहला संक्रामक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर, द फर्स्ट ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इज ENIAC, EDVAC, EDSAC और UNIVAC। तो बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर हमारा ENIAC यानी ENIAC है। ओके, इसका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइन का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ कंप्यूटर्स टू ट्रांसफर अ डेटा यूजिंग अ टेलीफोन लाइन्स? ओके, तो ऑप्शंस आर कीबोर्ड, CPU, मॉडर्न या प्रिंटर। तो बेटा अनुमति मॉडर्न देता है, तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, मॉडर्न। ठीक है, धन्यवाद। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए MKC पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है प्रांजलि पांडे, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मेजर कल्सी क्लासेस। चलिए देखते हैं आज का आपका मॉडल पेपर। पहला क्वेश्चन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। रीड द फर्स्ट क्वेश्चन और आपको उस पार्ट को रेक्टिफाई करना है जो ऑलरेडी क्या है, अंडरलाइंड है। ठीक है, चलिए। ऑन सीइंग द बेबी आई वॉज वेरी मच कंफ्यूज्ड वेदर शी वॉज अ गर्ल और अ बॉय। नाउ रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑन सीइंग द बेबी, मतलब यहाँ पे हमको उसका जेंडर क्या है, आइडेंटिफाइड या फिर क्लियर नहीं है। जब हमको जेंडर क्लियर नहीं होता है तो अब हम एक स्पेसिफाइड जेंडर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स। तो जब हमको एक जेंडर क्लियर नहीं होता है उस केस में हम बेबी के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, इट का इस्तेमाल करते हैं। ऑन सीइंग द बेबी आई वॉज वेरी मच कंफ्यूज्ड, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो रहा है, कंफ्यूजन की स्टेट बता रहा है। आई वॉज वेरी मच कंफ्यूज्ड वेदर इट वॉज अ गर्ल और अ बॉय। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट का बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। I asked my son to engage 2 coolies instead of 1. She asked her son, उसने अपने सन से कहा कि 2 कुलीज करना एक की जगह, because the luggage was too much heavy for a single कुली, क्योंकि लगेज क्या था, बहुत ज़्यादा भारी था एक कुली के उठाने के कंपेयर। नाउ यहाँ पे हमारे पास टू मच के बाद क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव दिया हुआ है। बट टू मच के बाद किसका इस्तेमाल होता है, टू मच के बाद हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल ना करके एक नाउन का इस्तेमाल करते हैं। बट हियर वी हैव गॉट एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले हम टू मच को ना यूज करके किसका इस्तेमाल करते हैं, मच टू का इस्तेमाल करते हैं। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, द करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकेंड का बी, मच टू हैवी फॉर अ सिंगल कुली। आपको पढ़ने में ये ऑफकोर्स सही लग रहा होगा, बट ग्रामर वाइज इट इज़ नॉट करेक्ट। टू मच के बाद आप नाउन का इस्तेमाल करते हैं और मच टू के बाद एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है और जो हैवी वर्ड है। सो करेक्ट ऑप्शन सेकेंड का बी हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, आई एम कॉन्फिडेंट विद माई सक्सेस सो आई एम हैप्पी। अब नाउ दिस इज द केस ऑफ योर प्रेपोजिशन। कॉन्फिडेंट विद माई सक्सेस नहीं होता, लेट अस सी टू आवर ऑप्शंस। कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, कॉन्फिडेंट इन माई सक्सेस, कॉन्फिडेंट टू माई सक्सेस या फिर नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे क्या है, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट के साथ जो हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे वो होगा ऑफ। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड का ए, कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्पॉटिंग एरर। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको जज करना है कि किस पार्ट में आपके पास एरर है। इन केस आपको एरर नहीं दिखता है सो सिंपली यू हैव टू मार्क नो एरर। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आई डोंट नो इफ एनी स्टूडेंट, दिस इज योर ए पार्ट, of this institute is going to pass in the, this is your B part, bank PO examination or not, no error. So अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर है। देखिए, I don't know if any student, ठीक है, of this institute is going to pass in the
बैंक पी एग्जामिनेशन और नॉट, यहाँ पे हमको क्या वर्ड मिल गया है, और मिल गया है। और कोरिलेटिव कंजंक्शन की अगर हम रूल की बात करें तो और के साथ यहाँ पे किसका इस्तेमाल होना चाहिए था, वेदर का इस्तेमाल होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे और के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वेदर का इस्तेमाल करेंगे, ना कि इफ का। तो इफ की जगह पे क्या हो जाएगा, वेदर हो जाएगा। तो फोर्थ के आपके किस पार्ट में एरर है, फोर्थ के ए पार्ट में आपका एरर है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। His politics is not good, so we have suggested him that he should read Gandhi, Nehru and Karl Marx. उसकी जो पॉलिटिक्स है वो अच्छी नहीं है, सो हमने उसको क्या सजेस्ट किया है कि वो गांधी, नेहरू और कार्ल मार्क्स को पढ़े और उनकी पॉलिटिक्स के बारे में समझे। ठीक है, चलिए देखते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, जिसको हम एक सब्जेक्ट बोल सकते हैं, कोई डिजीज या फिर कोई गेम्स, ठीक है, जब इनकी हम बात करते हैं जनरली हम इसको किस में कंसिडर करते हैं, इनको हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं। देखने में ये वर्ड्स प्लूरल लगते हैं बट एक्चुअली में इनको कंसिडर किस में करा जाता है, सिंगुलर में किया जाता है। लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये हैं एस से एंडिंग वर्ड्स बट एक्चुअली में ये सब क्या है, सिंगुलर एंडिंग वर्ड्स हैं। डिजीज जैसे कि हमारे डायबिटीज हो गई, मीजल्स हो गई, देखने में ये क्या लगते हैं, प्लूरल, बट एक्चुअली में इनको ट्रीट कैसे किया जाता है, सिंगुलर वे में ट्रीट किया जाता है। गेम्स, डार्ट्स फॉर एग्जाम्पल, चेस, बिलियर्ड्स, ठीक है, ये कुछ नाउन के एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम देखने में तो प्लूरल लगते हैं बट एक्चुअली में ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। सेम इज द केस विद द वर्ड पॉलिटिक्स या पॉलिटी अगर आप बोलते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली में क्या है, सिंगुलर वर्ड है पॉलिटिक्स, अगर एज अ सब्जेक्ट की बात की जाए। बट अगर इन ICS एंडिंग वर्ड्स के आगे, अगर ICS एंडिंग वर्ड्स के आगे द आर्टिकल या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव लग जाता है, या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव लग जाता है, तो उस केस में वो क्या बन जाते हैं, उस केस में उनका जो वर्ब या फिर उनको प्लूरल ट्रीट किया जाता है। किसकी तरह ट्रीट किया जाता है, प्लूरल ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स ICS एंडिंग वर्ड है, उससे पहले हमको हिज मिल गया है जो कि हमारा क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव, तो इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब इसका मतलब बदल गया। पॉलिटिक्स का मतलब हो गया राजनीति, अब ये सब्जेक्ट न रह के इसका मतलब क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। राजनीति, उसकी राजनीति अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे इज ना होके इसको प्लूरल ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो अगर आपके फिफ्थ के ए पार्ट में क्या है, एरर है, हिज पॉलिटिक्स आर होगा। आई होप आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रियलाइज्ड दैट ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक बाय एक्सेप्टिंग अ पैकेट फ्रॉम एन अनआइडेंटिफाइड पर्सन। देखिए यहाँ पे पर्सन, अब आप एक सेंटेंस को पढ़िए बहुत ध्यान से। ही रियलाइज्ड दैट ही हैड कमिटेड, इसमें कोई एरर नहीं है, अ मिस्टेक, एक गलती, बाय एक्सेप्टिंग अ पैकेट, पैकेट को एक्सेप्ट करके, फ्रॉम एन अनआइडेंटिफाइड पर्सन। देखिए यहाँ पे नाउन है, ठीक है, और नाउन के पहले हमको क्या चाहिए, एक एडजेक्टिव चाहिए, गेट इट। यहाँ पे नाउन से पहले एक हमें एडजेक्टिव चाहिए और अनआइडेंटिफाई की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए, अनआइडेंटिफाइड होना चाहिए। अनआइडेंटिफाई की जगह यहाँ पे क्या होगा, अनआइडेंटिफाइड होगा, ठीक है, क्योंकि पर्सन नाउन है और नाउन से पहले हमको किसकी आवश्यकता है, हमको एक एडजेक्टिव की जरूरत है। सो यहाँ पे अनआइडेंटिफाइड ना होके अनआइडेंटिफाइड होगा। क्लियर है। मूविंग फॉरवर्ड टू आर फिल इन द ब्लैंक्स। सोल्जर्स डैश ओबे देयर सोल्जर्स, सीनियर्स। सोल्जर्स को अपने सीनियर्स की बात क्या करनी चाहिए, माननी चाहिए। नाउ हमारे ऑप्शन है शुड, मस्ट, वुड या फिर विल। विल होगा नहीं, वुड होगा नहीं। नाउ चिल्ड्रन विल बी कंफ्यूज्ड इन शुड एंड मस्ट। देखिए शुड का मतलब भी होता है करना चाहिए, बट मस्ट, मस्ट यहाँ पे क्या शो कर रहा है, देखिए ये जो सेंटेंस है ये मॉरल ड्यूटी या फिर मॉरल ऑब्लिगेशन का है। और जब हम ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, जब हम ऑब्लिगेशन की बात करते हैं उस केस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मस्ट मोडाल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे 7th का जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए सी होना चाहिए, मस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट मूविंग फर्दर, 5 years डैश पास्ड सिंस रवि लेफ्ट फॉर मुंबई। 5 साल बीत चुके हैं सिंस रवि ने मुंबई छोड़ा है। नाउ 5 years हैव पास्ड, 5 years हैज पास्ड, 5 years वर पास्ड या फिर नन ऑफ दीज। देखिए नन ऑफ दीज नहीं होगा, वर नहीं होगा, बच्चों को हैज और हैव में कंफ्यूजन होगा। 5 years
प्लूरल केस है, ठीक है, ज़्यादा की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा और वो होगा 5 years have passed since मुंबई, since रवि left for मुंबई। गॉट इट। अगर यहाँ पे होता an year has passed, देन यहाँ पे has का इस्तेमाल कर सकते थे। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 years डैश पास्ट सिंस रवि लेफ्ट फॉर मुंबई। 5 साल बीत चुके हैं सिंस रवि ने मुंबई को क्या किया है, छोड़ा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव, हैज, वर या फिर नन ऑफ दीज। देखिए नन ऑफ दीज नहीं होगा, वर नहीं होगा। नाउ चिल्ड्रन विल बी कंफ्यूज्ड इन हैव एंड हैज बिकॉज 5 years एक प्लूरल केस को शो करता है। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, 5 years हैव पास्ड। सो आपका 8th का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8th का ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। मूविंग फर्दर वी हैव देयर आर मेनी ग्रुप्स इन्वॉल्व इन द स्मगलिंग ऑफ। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो इन्वॉल्व हैं किसमें, स्मगलिंग, किसकी, वुड्स, टिम्बर, टिम्बर्स या फिर फॉरेस्ट। देखिए वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, वुड्स और फॉरेस्ट क्या हो गए, एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। तो ऑफ कोर्स 2 ऑप्शन एक क्वेश्चन के नहीं हो सकते, टिम्बर या फिर टिम्बर्स। बच्चों टिम्बर्स जो है वो टिम्बर का क्या है, प्लूरल फॉर्म है और यहाँ पे ऐसा कोई भी हमको प्लूरल फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, तो टिम्बर्स भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, देयर आर मेनी ग्रुप्स इन्वॉल्व इन द स्मगलिंग ऑफ टिम्बर। 9th का बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ वी मूव ओवर टू आवर सिनोनिम्स पार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, कमोडियस। बच्चों सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स। नाउ कमोडियस वी हैव 4 ऑप्शंस, लेट अस लुक एट दिस। स्पेशियस, टाइडी, डिवाइन या फिर कमोडिटी। डिवाइन का मतलब होता है दिव्य या फिर हेवनली। डिवाइन का मतलब होता है दिव्य या फिर हेवनली। कमोडिटी का मतलब होता है सामान। टाइडी का मतलब होता है क्लीन। स्पेशियस का मतलब होता है ज़्यादा जगह वाला और कमोडियस का मतलब भी होता है ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करना। ठीक है, सो 10th का करेक्ट ऑप्शन या फिर सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्पेशियस विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का क्या होगा, नाउ एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है, मोटिवेट, अग्री, इम्प्रूव या फिर डिग्रेड होना। देखिए एमिलियोरेट का मतलब होता है, लेट अस सी द ऑप्शंस, मोटिवेट, अग्री, इम्प्रूव या फिर डिग्रेड। ना एमिलियोरेट का मतलब होता है उन्नति होना। ठीक है, मोटिवेट का मतलब क्या होता है, किसी का उत्साह बढ़ाना, मोटिवेशन बढ़ाना। अग्री का मतलब होता है मान जाना। इम्प्रूव का मतलब होता है आगे बढ़ना। डिग्रेड का मतलब होता है नीचे आना, डिमोलिश करना। सो एमिलियोरेट मतलब उन्नति, और उन्नति कब होगी, जब आप क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। सो एमिलियोरेट 11th का सिनोनिम क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, देन वी हैव एबरेशन। एबरेशन का मतलब क्या होता है, एबरेशन का मतलब होता है डाउनफॉल, गिरना। ठीक है, एबरेशन वर्ड का मतलब होता है डाउनफॉल, गिरना। लेट अस सी टू दी ऑप्शंस, जस्टिफिकेशन, इंटेंस, डेविएशन या फिर रियलिटी। देखिए जस्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लैरिफाई करना कोई चीज़, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना। इंटेंस का मतलब होता है बहुत कठोर, बहुत घनिष्ठ। डेविएशन का मतलब होता है अपने पॉइंट से हट के काम करना। रियलिटी का मतलब होता है सच्चाई। बच्चों अगर हम इन 4 ऑप्शंस को बहुत क्लोजली मैच करें, तो अगर एक क्लोज वर्ड या सिनोनिम की बात करें, जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, इंटेंस नहीं हो सकता, रियलिटी नहीं हो सकता। सो द क्लोजेस्ट ऑप्शन दैट कैन मैच दिस वर्ड इज डेविएशन। मतलब अपने पॉइंट से या अपने रास्ते से क्या हो जाना, हट जाना। तो ऑफकोर्स जब अपने रास्ते से हम हट जाएंगे तो क्या करेंगे, एक फॉल होगा हमारे मार्क में। सो एबरेशन का करेक्ट सिनोनिम या क्लोजेस्ट वर्ड मीनिंग क्या हो सकता है, डेविएशन। 12th का सी पार्ट। मूविंग फर्दर वी हैव एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है, उसके अलग मतलब। नाउ लेट अस सी बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस का मतलब क्या होता है, बॉइस्ट्रस का मतलब होता है एजिटेट होना, बहुत गुस्सा होना। ठीक है, एजिटेशन जिसको आप बोल सकते हैं उपद्रवी। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, बॉइस्ट्रस वर्ड के मतलब हो जाएंगे। ऑप्शंस को देखते हैं, सेरेनिटी, काम, cheerful, courageous. Now, ऑप्शन इसमें क्या होगा, नाउ लेट अस लुक टू आवर 13th क्वेश्चन। यहाँ पे हमने ये बी ऑप्शन चेंज करके इसको स्टॉर्मी कर दिया है। सो नाउ वील रीड दिस वर्ड। हमारा क्वेश्चन है बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस का मतलब क्या होता है, बॉइस्ट्रस का मतलब होता है उपद्रवी, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं एजिटेशन, गुस्सा होना। ठीक है, एजिटेशन, गुस्सा, उपद्रवी होना। ठीक है, अब हमको इसका क्या देखना है, ऑपोजिट देखना है। सेरेनिटी, स्टॉर्मी, ये काम मैंने इसको डिडक्ट कर दिया है। ठीक है,
cheerful या फिर courageous। देखिए serenity का मतलब होता है काम, शांति, peaceful। stormy का मतलब भी होता है गुस्सा या फिर बहुत उपद्रवी होना। cheerful का मतलब होता है खुश होना। courageous का मतलब होता है बहादुर। सो बॉइस्ट्रस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बॉइस्ट्रस का एंटोनिम हो जाएगा सेरेनिटी। सेरेनिटी का मतलब होता है पीस, शांति। सो गुस्से का शांति क्या हो जाएगा? गुस्से का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? काम नेचर, सेरेनिटी। गॉट इट? सो 13 का ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव क्वेश्चन 14। ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलीट का मतलब होता है कोई चीज़ जो पुरानी हो गई हो, ठीक है, वॉर्न आउट हो गई हो। लेट्स लुक ओवर टू आवर ऑप्शंस। प्रेजेंट, ब्लंट, इनडिस्क्रीट या फिर मॉडर्न। देखिए ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराना और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब कुछ नया। सो 14 का ऑप्शन क्या होगा? 14 का डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बच्चों इनडिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? इनडिस्क्रीट का मतलब होता है समथिंग विच इज अनरीजनेबल। इनडिस्क्रीट का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट रीजनेबल, नॉट लॉजिकल। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। 15th डूबियस। डूबियस वर्ड का बच्चों मतलब क्या होता है? डूबियस वर्ड का मतलब होता है डू। अगर हम डी यू वर्ड से देखें तो इसी से ही निकलता है डाउटफुल। ठीक है, कोई चीज़ जो क्लियर ना हो, जिसपे हम श्योरिटी ना दे पाए, डाउटफुल, ड्यूबियस। ठीक है, अब ऑप्शंस क्या है? इजी, अश्योर्ड, डबल या फिर डिमाइस। सो डाउटफुल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जिसमें हमें श्योरिटी होती है। सो 15 का क्या हो जाएगा? 15 का बी विल बी योर करेक्ट आंसर। Assured will be the particular antonym for this word. Now you have this part misspelled. अब आपको क्या देखना है? ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास एंड यू हैव टू फाइंड कि इन चारों ऑप्शंस में से किसकी स्पेलिंग क्या है, किसकी स्पेलिंग गलत दी हुई है। जॉन्डिस, अंटिल, कॉशन्ड या फिर चैंपियन। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इसमें से किसकी स्पेलिंग आपको गलत है, कौन सा मिसस्पेल्ड वर्ड है। जॉन्डिस की स्पेलिंग बच्चों बिल्कुल सही है, अंटिल की स्पेलिंग गलत है, कॉशन्ड की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है और चैंपियन की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। अंटिल की स्पेलिंग क्या होती है? UNTIL। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड अंटिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। लेटर, बोरोड, फास्टेस्ट या फिर टुमारो, इन चारों में से किसकी स्पेलिंग गलत है, कौन सा मिस स्पेल्ड वर्ड है? यू हैव टू फाइंड इट आउट। चलिए बताएं क्या होगा। लेटर की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, बोरोड की स्पेलिंग अगेन गलत है, फास्टेस्ट की सही है, टुमारो की भी सही है। तो बच्चों बोरोड की स्पेलिंग करेक्ट क्या हो जाएगी? BORROWED। सो 17 का बी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। बताइए इसका क्या होगा? एन एक्सेसिव फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस। कम जगह पे रहने का घुटन होना या फिर उसका डर, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया, एलिजिबल, क्लॉस्ट्रोफोबिया या फिर पेनेशिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। तो वाटर से डर को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, पानी से डर, वाटर के फियर को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। एलिजिबल का मतलब होता है एलिजिबल होना किसी काम को करने के लिए। क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है डर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस। सो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। पेनेशिया का मतलब होता है अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, रामबाण जिसको बोलते हैं। ठीक है, हर मर्ज की दवा। मूविंग फॉरवर्ड 19th क्वेश्चन 19 बताइए क्या होगा? अ गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस, किसी धार्मिक स्थल पे गैदरिंग होना, उसको क्या बोलते हैं? ऑडियंस बोलते हैं, कांग्रीगेशन, स्पेक्टेटर्स, मॉब। देखिए ऑडियंस तो कहीं की भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी प्लेस की ऑडियंस हो सकती है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है वो रिलीजियस प्लेस ही हो। गॉट इट? कांग्रीगेशन, स्पेक्टेटर्स, जो भी कोई चीज को देखता है वो सब क्या होते हैं? स्पेक्टेटर्स होते हैं। मॉब क्या होता है? उपद्रवी दल, उसको मॉब बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कांग्रीगेशन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। A gathering at religious place. Moving forward, next question है हमारा voice से related. Now read the question properly. The telegraph wires have been cut. Now question पढ़ने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है वह एक्टिव वॉइस का है कि पैसिव वॉइस का है। देखिए यहाँ पे have been cut आया है, सो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। करेक्ट, तो ये केस कौन सा केस है? पैसिव केस है। सो नाउ यू हैव टू चेंज इट टू एक्टिव वॉइस, और वो क्या होगा? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो मिसिंग है। ठीक है, लेट अस रीड। द टेलीग्राफ वायर्स हैव कट बाय समवन। नहीं, ये भी पैसिव केस है, गलत। समवन हैज कट द टेलीग्राफ वायर्स।
Someone has been cut the telegraph wires, गलत. Someone have cut, अब someone है उसके साथ तो have आ ही नहीं सकता, so our correct option will be someone has cut the telegraph wires. Got it? और यहाँ पे have इसलिए आया है क्योंकि telegraph wires की बात हो रही है, इसलिए ये have बिल्कुल सही है. ठीक है, so 20 का B option will be your correct option. I hope आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं. Moving forward, हमारे पास क्वेश्चन है नरेशन का. क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा. He said, yes, I am at fault. उसने ये बात मान ली कि हाँ भाई उसकी गलती थी. तो क्या होना चाहिए? He admitted that he was at fault. He forbade that he was at fault. He asked that he was at fault. He admitted that he is at fault. देखिए यहाँ पे कौन सा केस है, एम दिया हुआ है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, और नरेशन में सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो जाता है, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है. सो अगेन ये डी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है जो अगेन सिंपल प्रेजेंट केस में है. ही फॉरबिड, उसने मना किया नहीं, उसने बोला येस, तो येस का मतलब होता है हाँ. ही आस्क्ड, वो पूछ नहीं रहा था, वो बता रहा था. सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 21st का ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ही एडमिटेड दैट ही वॉज एट फॉल्ट. सो 21st का ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं idioms एंड फ्रेजेस की तरफ. टू बी इन एप्पल पाई ऑर्डर. अब बताइए इसका आंसर क्या होगा. हमारे 4 ऑप्शंस में से इस idiom का करेक्ट मीनिंग कहाँ पे है. वेरी नीटली अरेंज्ड, पेंटेड इन लाइट कलर्स, केप्ट इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड वे, या फिर वेरी डेलिकेटली अरेंज्ड. लेट मी नो. देखिए टू बी इन एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है वेरी नीटली अरेंज. सो 22nd का ए विल बी योर करेक्ट आंसर. टू बी इन एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है वेरी नीटली अरेंज, बहुत अच्छे से एक सिक्वेंशियल मैनर में कोई चीज़ लगे होना. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ यू हैव योर कॉम्प्रिहेंशन. हम इसको 1 सेकेंड के लिए पॉज करेंगे, आप स्क्रीनशॉट या फिर आपको पढ़ना है आप पढ़ लीजिए, एंड देन वी विल रीड इट टुगेदर. ठीक है, चलिए नाउ वील रीड द कॉम्प्रिहेंशन. इफ़ यू बिलीव यू कैन, यू कैन. अगर आप बिलीव करते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप एक्चुअली में क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं. इफ़ यू बिलीव यू कैन नॉट, यू कैन नॉट. और अगर आप बिलीव करते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते. थिंक नेगेटिवली एंड यू विल गेट अ नेगेटिव रिजल्ट, बिकॉज बाय योर थॉट्स यू क्रिएट अ नेगेटिव एटमॉस्फेयर विच इज हॉस्पिटेबल टू नेगेटिव रिजल्ट्स. अगर आप गलत सोचेंगे तो आपके जो इन्वायरमेंट होगा वो भी उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपके साथ गलत ही होगा. On the contrary, think positively and you create a positive atmosphere which makes positive results a certainty. और अगर आप उसकी ऑपोजिट की बात करें, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके इन्वायरमेंट में भी हर एक चीज़ क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और जो आपका रिजल्ट होगा वो भी अल्टीमेटली या सर्टेनली क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा. ठीक है, दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से ना, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, नॉट बी पॉजिटिव. आप बी पॉजिटिव मत होइए बट थिंक पॉजिटिव. ठीक है, क्योंकि बी पॉजिटिव इज समथिंग नाउ डिफरेंट, कोविड पॉजिटिव. तो आपको पॉजिटिव, बी पॉजिटिव नहीं होना है, आपको थिंक पॉजिटिव करना है. टू कल्टिवेट पॉजिटिव थिंकिंग, स्पीक होपफुली अबाउट एवरीथिंग, देन फीड योर माइंड विद गुड नरिशिंग एंड होलसम थॉट्स. नाउ हमको क्या करना है, पॉजिटिव थिंक करना है, पॉजिटिव आइडियाज अपने दिमाग में लाने हैं. स्पीक होपफुली अबाउट एवरीथिंग, हमको हर चीज़ के बारे में अच्छा बोलना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर वो होगा कि नहीं, उस पर ध्यान नहीं देना है, बट हर चीज़ को एक पॉजिटिव तरीके से, नज़रिए से देखना है. देन फीड योर माइंड विद गुड नरिशिंग एंड होलसम थॉट्स. जैसे हम खाने में क्या खाते हैं, होलसम गुड फूड खाते हैं, वैसे हमें ब्रेन को भी अच्छा खाना देना है, अच्छे थॉट्स देने हैं. कीप गुड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स हु आर ऑप्टिमिस्टिक. जो ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो पॉजिटिव थिंकर्स हैं उनके साथ अपनी कंपनी, अपनी फ्रेंडशिप रखनी चाहिए. रीड स्क्रिप्टर्स विच विल कास्ट अवे योर नेगेटिव थॉट्स. ऐसे स्क्रिप्टर्स को पढ़िए, ऐसे रिलीजियस थॉट्स को पढ़िए जो हमारे माइंड से नेगेटिव थॉट्स को क्या करें, कास्ट अवे, रिमूव करते जाएं. लास्ट आखिरी में क्या करना है, प्रे अ ग्रेट डील एंड काउंट द ब्लेसिंग्स, COUNT, count the blessings that God has given you. Now you should pray and you should thank God कि God ने आपको ये लाइफ, ये चीज़ें, ये सब दी है. ठीक है, उसके लिए आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए. Thus you can overcome negative thoughts of failure and cultivate positive thoughts of success. After doing all this, what you can do is आप negative thoughts को overcome करके positive thoughts उसके ऊपर लाएंगे and then you will have good success in you. ठीक है, चलिए now let us see your options. हमारे questions क्या हैं. 23rd,
थिंक नेगेटिवली एंड यू विल गेट व्हाट, ऑफ कोर्स अगर हम बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, बुरा होगा। नेगेटिव सोचेंगे तो ऑफ कोर्स हमारे पास रिजल्ट कैसे होगा, नेगेटिव ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वांट टू कल्टिवेट पॉजिटिव थिंकिंग, अगर आपको पॉजिटिव थिंकिंग कल्टिवेट करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यू शुड थिंक एंड स्पीक होपफुली, बिल्कुल। यू शुड स्पीक बोल्डली, बोल्डली बोलने से पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आती है। यू शुड स्पीक सॉफ्टली, नो। यू शुड स्पीक लाउडली, नो। वी शुड थिंक एंड वी शुड स्पीक होपफुली, अच्छी बातें करनी चाहिए, होपफुली बातें करनी चाहिए और सोचना भी होपफुली ही चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, द पैसेज इज ऑन, पैसेज किस में है, पेसिमिज्म, ऑप्टिमिज्म, टूरिज्म या फिर नेचुरलिज्म। देखिए पैसेज हमको क्या अल्टीमेटली डिलीवर कर रहा है कि हमको गुड थॉट्स लेने चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो पैसेज हमारा किस पे बेस्ड है, ऑप्टिमिज्म पे बेस्ड है। मतलब ये चाहता है, पैसेज चाहता है कि हम क्या सोचें, अच्छा सोचें और अच्छे लोगों के साथ रहें। सो 25th बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। सो नाउ दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। वो कहते हैं कि बैटल ग्राउंड में वार वही जीतता है जो सही स्ट्रैटेजी से फाइट करता है। ठीक वैसे एग्जाम वही क्रैक करता है जो एक्यूरेट प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करता है। तो 15 साल के वर्स्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हमने डिजाइन किया है फौज के एग्जाम को क्रैक करने का एक किलर प्लान, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सिक्योर कर सकते हैं सेना के किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क। तो एमकेसी के ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर 24/7, टीचिंग प्लान, चैप्टर वाइज ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, डेली असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, इंटरेक्टिव क्लासेस, डाउट काउंटर, डेली क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, 1-to-1 गाइडेंस, एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स और डेली करंट अफेयर। 4.8 के गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग के साथ डिफेंस असेसमेंट की पहली पसंद। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, अभी डाउनलोड कीजिए एमकेसी लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से और बुक कीजिए अपनी फ्री डेमो क्लास।